हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में डॉक्टर रोआन अपने डैड के पास बैठी हुई होती है। उसके डैड भी बहुत सैड थे और वो उससे कहते हैं, ये सब मैंने तुमसे छुपाया है, इसमें निंग का कोई कसूर नहीं, उसे दोष मत देना, ये सारी गलती मेरी है। और वो उससे ये भी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कराने में हेल्प करो, मैं बाकी के दिन बहुत आराम से और सुकून से सिर्फ घर पर गुजारना चाहता हूँ। इसी तरह से समय गुजरता रहता है। सर्दियाँ गुजर गई थी और अब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया था। निंग और रोआन अभी भी हॉस्पिटल में ही थे और शियांग की सर्जरी का फैसला कर लिया गया था। इससे पहले कि शियांग ऑपरेशन थिएटर में जाता, उसे सारों की तरफ से, जो भी उससे प्यार करते थे, एक वीडियो मैसेज मिलता है। वो सबको यही कहता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं तो स्पाइडरमैन हूँ, मैं हर चीज से लड़ के वापस आऊंगा। एक्चुअली वाकई शियांग की तरबियत निंग ने इसी तरह की थी। वो एक ब्रेव डैड का ब्रेव बेटा था और वो अपनी मम्मी जुआनजी को कहता है कि अब आपने रोना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरा वेट करना है। और उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। निंग अंदर सर्जरी के लिए नहीं गया था, वो सिर्फ बाहर ही खड़े होकर उसका इंतजार करता है। डॉक्टर रोआन इस सर्जरी को असिस्ट कर रही थी, जबकि डॉक्टर लियू एक बहुत सीनियर डॉक्टर था और वही ये सर्जरी परफॉर्म करने वाला था। उधर घर पर हमें रोआन के डैड को दिखाते हैं। वो आज रोआन की और अपने बेटे लांग की बचपन की फोटोज देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो कमजोर थे, बिल्कुल व्हील चेयर पर आ चुके थे, ठीक से बोल भी नहीं सकते थे। उधर शियांग की सर्जरी चलती रहती है। उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और उसी समय रोआन के डैड की डेथ हो जाती है। उधर शियांग का ऑपरेशन 5 घंटे से भी ज्यादा लंबा चल रहा था। इन दी एंड फाइनली उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। डॉक्टर लियू जब बाहर आता है तो उसे देखकर निंग को बहुत रिलीव्ड फील होता है। उसके पीछे पीछे रोआन भी आई थी और वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही खुश हो रहे थे कि जैसे उनके अपने बायोलॉजिकल सन की जान बची हो। फिर हमें डॉक्टर चैंग को और डॉक्टर डिंग को दिखाते हैं। उन दोनों का आपस में ब्रेकअप खत्म होकर फिर से सुलह हो चुकी थी और ये बात उनके पूरे डिपार्टमेंट ने भी फील की थी, जो उनके वापस आने पर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में डरे भी हुए थे कि कहीं वो आकर उनको कोरोना गिफ्ट में ना दे दें, क्योंकि वो आइसोलेशन वार्ड से ही अपनी ड्यूटी खत्म करके अब वापस न्यूरो सर्जरी में आ गए थे। शियांग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था तो वो हर एक के बारे में पूछता है, अपने सेकंड ग्रैंडपा के बारे में भी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। पैंडेमिक के बाद जब हालात नॉर्मल होते हैं तो रोआन की पूरी फैमिली एक फेरी पर जाती है और ओशन में जाकर वो अपने डैड की अस्थियां बहा देते हैं। ये बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था। यहाँ पर हर कोई सैड खड़ा हुआ था। डॉक्टर निंग अब बेया हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट करता है कि अफ्रीका में वॉलंटियर करने के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि चाइना अपनी टीम भेज रही थी, अफ्रीका में बहुत जरूरत थी। डॉक्टर रोआन अब अपने पुराने हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुकी थी। वो भी यहाँ पर यही मैसेज देखती है तो फैसला करती है कि वो जरूर इस कैंप में जाएगी। और फिर एयरपोर्ट पर डॉक्टर निंग की और रोआन की मुलाकात होती है। उन दोनों ने वॉलंटियर टीम में हिस्सा लिया और इनके साथ साथ टान भी वहाँ जा रही थी। रोआन की अफ्रीका में भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, जो उसने निंग के साथ वहाँ टाइम बिताया था। इतने सालों बाद उसने निंग को वहीं पर ही तो देखा था। अब जब वो लोग लैंड करते हैं तो वहाँ पर वही ड्राइवर उनको लेने के लिए आया हुआ था जिसकी एक दफा रोआन ने जान बचाई थी, उसकी गोली निकालकर। अफ्रीकन डॉक्टर्स उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और अपना पूरा कैंप लेकर वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पर डॉक्टर आइफे भी थी, वही डॉक्टर जिसकी एक दफा शोए से काफी गड़बड़ चली थी। और डॉक्टर आइफी ही रोआन और टान के साथ रूम शेयर करने वाली थी, लेकिन आइफी का मूड थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। वो जल्दी ना तो किसी से घुलती मिलती थी और ना ही उसे ज्यादा शोर या ऊंची आवाज में बोलना पसंद था। वो उन सबको उनके रूल्स याद करा देती है कि मेरे रूममेट्स हो तो फिर इन चीजों का ख्याल रखना। एक दिन डॉक्टर निंग वहाँ पर एक सर्जरी कर रहा था। रोआन उसको असिस्ट कर रही होती है कि उनको पता चलता है कि एक लेडी है जो लेबर में है पर बहुत तकलीफ में है, बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। उस वक्त कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट फ्री नहीं थी, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर रोआन वहाँ चली जाए। वो डर रही थी, कहती है कि मैंने ऐसा कोई केस पहले हैंडल नहीं किया, लेकिन निंग उसे कहता है 2 जानों का मामला है, देख लो तुमने क्या फैसला करना है। और फिर थोड़ी देर बाद निंग देखता है तो रोआन सक्सेसफुली वो केस क्लियर कराकर बाहर आ रही थी और वहाँ पर एक बेबी बॉय ने जन्म लिया था। उसके बाद निंग रोआन को अपने साथ उसी लेक पर लेकर जाता है रिफ्रेश करने के लिए, जहाँ पर एक दफा वो नहाने के लिए उसे लेकर गया था। यहाँ पर वो उसे बताता है कि अभी भी वार जोन है और एक जगह पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उसे बुलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत घायल लोग आते हैं। रोआन साथ वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन वो कहता है वहाँ बहुत खतरा है, इसलिए सिर्फ मैं ही जाऊंगा। यहाँ पर वो दोनों निंग की मम्मी को भी बहुत याद करते हैं
उसकी मम्मी एक बहुत स्वीट इंसान थी और निंग को अफ्रीका से इसलिए बहुत अटैचमेंट थी क्योंकि उसकी मम्मी ने अपने आखिरी दिन यहीं पर गुजारे थे। निंग तो अब उसे इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया था, लेकिन रुआन से एक दफ़ा उसका नंबर नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान हो गई थी। इतने में एफी उसके पास आती है और कहती है कि अक्सर यहाँ पर सिग्नल्स का इशू हो जाता है और तुम इतनी रात तक उसका वेट ना करो बल्कि जाकर सो जाओ। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है अगर तुम दूसरों की जान बचाना चाहती हो तो। रुआन बात नहीं मानना चाहती थी तो एफी कहती है कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, पता है मैं निंग के बैच की हूँ, इसलिए मैं तुम पर ऑर्डर चला सकती हूँ और तुम्हें मानना भी पड़ेगा। जबकि उधर चैंग को दिखाते हैं वो डिंग को एक दफा सी ऑफ कर रहा था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रही थी और वो दोनों पहले की तरह से बहुत लवी डवी हो रहे थे। यहाँ पर जाते हुए डिंग की मम्मी उसे कहती है कि इस लड़के में हर चीज बहुत अच्छी है सिवाय इसके बैकग्राउंड के। अब निंग तो अफ्रीका चला गया था तो इस समय न्यूरो सर्जरी का इंचार्ज बनाया गया था डॉक्टर चैंग। निंग की जो भी जिम्मेदारियां थी डिप्टी मैनेजर वाली अब वही पूरी कर रहा था। आज उसको एक मीटिंग में बुलाया जाता है और एक केस बताते हैं एक साइकिलिस्ट का जो कि नेशन वाइड बहुत फेमस था। उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। एक और हॉस्पिटल से उसे यहाँ पर शिफ्ट कराना चाहते थे, लेकिन वो लोग यही सोचते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन को देख लें पहले। लेकिन शिफ्ट करने से पहले वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि अगर उसके बचने के कुछ भी चांसेस हैं तो फिर उसे यहाँ पर लाया जाए। चैंग यही बात जाकर अपने सारे कोलीग से डिस्कस करता है जो भी जिस फील्ड के स्पेशलाइज थे, लेकिन इन दी एंड वो यही फैसला करते हैं कि उस साइकिलिस्ट के बचने के कोई चांसेस नहीं लग रहे। उसकी सर्जरी बहुत रिस्की होने वाली है, इसलिए जब हम कोई बेटर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो उसे यहाँ पर शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। चैंग यही बात जाकर डॉक्टर डिंग के डैड को बता देता है। वहीं पर उनको एक कॉल आई थी और वो कहते हैं कि तुम इनको ये बात अपनी जुबानी समझा दो क्योंकि तुम ही इस चीज़ के स्पेशलाइज्ड हो। चैंग उनसे सॉरी करता है, एक्सक्यूज करता है कि हम ये केस नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ पर उस साइकिलिस्ट के डैड उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं सिर्फ एक कोशिश करके देखो, अगर मेरा बेटा बच सकता है तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होगा मेरे लिए। चैंग को उन पर बहुत दया आती है और वो ये केस लेने के लिए यस कर देता है। एक्चुअली निंग तो हॉस्पिटल में था नहीं, अगर वो होता तो किसी को कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन सबको लगता था कि चैंग उस लेवल का डॉक्टर नहीं है। लेकिन चैंग का कहना था बेशक निंग यहाँ पर ना हो, मैं तो हूँ ना, जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, उस एक जान को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। डॉक्टर डिंग ने भी फोन पर उसे यही कहा था कि तुम अगर ऐसे करते हो और उस लड़के की डेथ हो जाती तो जानते हो वो एक स्टार एथलीट है, उसकी डेथ की जिम्मेदारी तुम पर लगी तो तुम्हारी कैरियर पर एक दाग लग जाएगा। लेकिन चैंग को इस सब की कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपना 100% देकर टाइम पर उस इंसान की जान बचाना चाहता था। अब वो उसी साइकिलिस्ट को अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा होता है कि यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।